नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज के इस कार्यक्रम में मैं बबीता आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन दोनों ही प्रांतों के कृषि जगत और कृषि विविधता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती नम्रता यदू जी, जो कि कृषि जगत की एक जानी मानी जानकार भी हैं और स्वयं बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती भी करती हैं। नम्रता यदू जी, आज के हमारे कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहते हैं औद्योगिक क्रांति के पूर्व मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि कार्य में संलिप्त था। छत्तीसगढ़ राज्य हमारा कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहाँ की 80% जनसंख्या कृषि कार्य या कृषि क्रियाओं में संलग्न है। तो नम्रता जी, आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है कृषि विविधता में अभ्यास, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रमुख फसलें क्या क्या है? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से तो धान की फसल होती है जी। और उसके अलावा दलहन, तिलहन, जी। कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का, ये सब भी फसलें उगाई जाती हैं। जी 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 जी। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ प्रांत की संभागवार बात करें, जैसे बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ पर प्रमुख फसलें हमें क्या क्या देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में अगर हम उत्तर से चालू करें, सरगुजा, जी तो सरगुजा में भी धान, जी, उसके बाद फिर दलहन में तिलहन है और अनाज में गेहूं भी होता है, चना भी होता है, थोड़ा मक्का होता है। उसके बाद हम आएंगे बिलासपुर। हाँ। बिलासपुर में भी मुख्य रूप से धान की फसल है जो खरीफ में लगती है। उसके अलावा दलहन वहाँ भी होती है, जिसमें कि प्रमुख रूप से है अरहर है, जी तिल है, जी कुछ मात्रा में सरसों भी है जी जी। और उसके बाद उधर भी थोड़ा बहुत गन्ना होता है। अच्छा। और उसके बाद आएंगे हम इधर दुर्ग में। दुर्ग में भी मक्का है, मुख्य रूप से धान है जी। और कुछ फसलें जो दलहन तिलहन की, सोयाबीन जो है प्रमुख रूप से होती है दुर्ग जिले में। और उसके बाद हम आते हैं रायपुर संभाग। रायपुर में भी धान की फसल प्रमुख है जी जी। और जिसमें धमतरी जिला तो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ दलहन तिलहन और सरसों काफ़ी मात्रा में होता है इधर। सूरजमुखी भी हमारे रायपुर संभाग में होता है। और अंत में आता है फिर बस्तर संभाग। बस्तर संभाग जो है वो धान की खेती तो होती है, पर कोदो, कुटकी और रागी, जो कि आज स्मॉल मिलेट्स कहलाते हैं और काफ़ी पौष्टिक धान्य हैं, इनको हम लघु धान्य फसलें कहते हैं। जी जी। ये भी बस्तर में होती है। इसके अलावा कुछ एरिया जो बस्तर का है वहाँ मक्का बहुत बड़े पैमाने पे होता है जी। और किसान उस क्षेत्र के काफ़ी समृद्ध हैं मक्के के कारण। जी। तो इस प्रकार से, और ये हुई सब अनाज वर्गीय फसलें। जी। इसके अलावा उद्यानिकी में भी हमारे छत्तीसगढ़ में हर संभाग में भी अब उद्यानिकी में भी काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जी। मैडम, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तो हमने जाना छत्तीसगढ़ के प्रांत संभागवार, जी ठीक। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुजरात की प्रमुख फसलें क्या क्या हैं? गुजरात में हम ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी फसल वहाँ की मूंगफली है। जी। बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ मूंगफली का है। इसके अलावा वहाँ कपास काफ़ी मात्रा में होती है, अलसी होती है जी। और एक प्रमुख फसल वहाँ की है जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है, वो तंबाकू है। जी। वो भी बड़ी मात्रा में होता है तंबाकू। वर्जियन तंबाकू बोलते हैं जिसे। दोनों तंबाकू होता है। वर्जीनिया तंबाकू से सिगरेट बनती है। तो ये सब नकदी फसलें हैं। तो गुजरात के किसान समृद्ध काफ़ी हैं इसीलिए, क्योंकि वहाँ नकदी फसलें हैं। जी जी जी। नम्रता जी, अभी हम फसलों पे बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ और गुजरात प्रांत पे अगर फसलों की समानता पर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? जो हम देखते हैं कि अनाज वर्गीय जो फसलें हैं वहाँ पर होता है दलहन काफ़ी मात्रा में। बाकी अनाज भी उगाए जाते हैं, गेहूं वगैरह की खेती, धान की भी कुछ मात्रा में होती है, पर मुख्य रूप से वहाँ पर जो है वो दलहन तिलहन होता है, जिसमें अरहर जो हम दाल यूज़ करते हैं वो, और दूसरा तिलहन में भी सोयाबीन भी वहाँ होता है। और ये सब वहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध फसलें हैं। जी जी। तो कुछ समानता है, पर नगदी फसलें गुजरात में ज़्यादा होती हैं और अब उद्यानिकी में गुजरात भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जी। नम्रता जी, अगर हम फसलों पे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फसलें कितने प्रकार की होती है और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख मौसम क्या है खेती के लिए?
देखिए, फसल को आजकल पानी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से तीन हम रूप में देखते हैं। पहले तो जो हमारी वर्षाकालीन फसल होती है, उसके बाद जो शुरू हम मानते हैं जून से सितंबर तक है, फिर कटाई छटाई करते थोड़ा टाइम और लग जाता है। उसके बाद हम अक्टूबर से फरवरी तक जो है वो शीतकालीन फसल, जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, वो है। उसके बाद है ग्रीष्मकालीन फसल, कुछ जगह उसको जायद भी कहा जाता है। तो वो फसल जो है आप देखेंगी तीन है जो मुख्य रूप से किसान को व्यस्त रखती है साल भर, और किसान जो है अपने फसलों के काम में साल भर कुछ न कुछ काम में लगा रहता है। जी जी जी। तो मैडम, अगर देखा जाए तो सबसे जल्दी तैयार किस मौसम की फसलें होती हैं? देखिए, जो वर्षा ऋतु की फसलें हैं उसमें काम जो हम जून से चालू करते हैं और उसके बाद वो अक्टूबर नवंबर कटाई छटाई तक हो जाता है। जो दाल है, सूरजमुखी है, ये जो फसलें बाद में होती है उसमें दलहन तिलहन में थोड़ा समय लगता है कटाई आने में। तो वर्षा ऋतु में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि कुछ फसलें जो बाद में होती हैं। बाकी ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती हैं वो कम अवधि की होती हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। नम्रता जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन दोनों ही प्रांतों में किस तरीके की कृषि प्रणाली का उपयोग कर खेती किया जाता है? अब के समय में गुजरात और छत्तीसगढ़ में हम देखें तो टेक्निकल यूज जो हम बोलते हैं, कृषि का यंत्रीकरण काफी हो गया है। और जो हम पानी सिंचाई की पद्धति की हम बात करेंगे उसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग गुजरात में भी काफी है, और अब यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी उद्यानिकी फसलों में और कुछ अन्य फसलों में भी काफी रूप से चालू हो गया है। वर्षा ऋतु में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, हम लोग रेनफेड एरिया कहते हैं जिसे, तो वहाँ ये सब चीज़ों का पानी को जो हम बोलते हैं बचा के खेती करना जितना युग है। तो इस तरह से सिंचाई प्रणाली में भी हमारी कहीं ना कहीं समानताएं हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के भी किसान अब नकदी फसल की तरफ आ रहे हैं। तो गुजरात के किसानों से जो हमको सीखना भी चाहिए वो ये है कि पानी का प्रयोग हम बहुत संयोजित रूप से करें, उसको बचा के करें, और साथ ही साथ हम कुछ नकदी फसलों की तरफ भी आगे बढ़ें, ताकि जो किसान की जो हम समृद्धि बोलते हैं, और साथ में हम अपनी मिट्टी की जो उर्वरता रहता है उसका भी ध्यान रख के काम करें। तो ये काली मिट्टी वहाँ भी काफी मात्रा में पाई जाती है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है वो 2-3 प्रकार की है। धान की फसल के हिसाब से काली मिट्टी भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपनी जो धरती है, जिसे भूमि चाहे खेत बोले हम, उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी। नम्रता जी, आपने तो सुना ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जी जी ना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बेशक, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी एक तो आपने शुरू में बताया 80% आबादी जो है वो कृषि कार्य में है। जी। और एक बात आपको बता दूं कि हमारा जो खरीफ की फसल लगती है जी, वो छत्तीसगढ़ में करीब 48,000 जो हेक्टेयर में होती है जी, वो जो है उसमें से 38 है जो, जिसको हम कहेंगे 80% से ज़्यादा खेती धान की होती है। बाकी जो बची हुई 20% दूसरी होती है। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ धान का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है 80% क्षेत्र में, और कुछ जिलों में ग्रीष्मकालीन धान भी लगाते हैं। जी जी। तो धान का उत्पादन, और मैं आपको बताना चाहूँगी धान की प्रजातियाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो हमारा सीड बैंक या जर्म प्लाज्म आजकल बोलते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के पास है, वो सबसे समृद्ध है। इसीलिए यहाँ के नॉलेज में यहाँ के किसान, यहाँ के वैज्ञानिक सब जो धान के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ को, जो मध्य भारत में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, उसे धान का कटोरा कहते हैं। जी जी। और ये अभी से नहीं, बहुत प्रचलित पुराना नाम है। जी जी। नम्रता जी, इसी से रिलेटिव एक और सवाल करना चाहूँगी कि हमारे इस धान के कटोरे में सबसे ज़्यादा धान कहाँ से आता है? मुख्य रूप से धमतरी जिला है जहाँ पर 2 बार धान की फसल होती है, और जांजगीर भी, हमारे यहाँ चांपा जांजगीर, यहाँ भी धान की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है। जी जी जी। क्या युवा वर्ग भी इसमें रुचि ले रहा है, और किस तरीके से ले रहा है? मैं ये बताना चाहूँगी, युवा वर्ग जो शिक्षित हो रहा है वो खेती को एक बहुत अच्छा रोजगार का माध्यम, और जिसको हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोलते हैं जी, जिसमें कि हम कृषि को उत्पादन कर करके प्रोसेसिंग करते हैं जी, तो इसमें अब युवा वर्ग काफ़ी आगे आ रहा है। कृषि कार्य में सिर्फ उत्पादन ही एक प्रमुख चीज़ नहीं है जी, इसमें प्रसंस्करण, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी सारी
धान मिल जो राइस मिल कहलाती वो पाई जाती है। आज जो धान के छिलके निकलते हैं उससे बहुत फेमस राइस ब्रान तेल बनता है। जी। तो प्रोसेसिंग में भी हमारा छत्तीसगढ़ काफी अब आगे बढ़ रहा है। सोयाबीन में भी उत्पादन काफी है। कुछ जिलों में, जिसको दुर्ग संभाग में कहूंगी, उसमें सोयाबीन का तेल का उत्पादन भी है। तो इस प्रकार से युवा जो वर्ग है शिक्षित, वो कृषि कार्य के सिस्टमैटिक उपयोग, जिसको हम एक अच्छे तरीके से काम करना कहते हैं, उस पे भी वो आगे आ रहा है और उसके प्रोसेसिंग में आ रहा है। आज पहले रायपुर में बहुत कम एग्रीकल्चर कॉलेज होते थे, एक ही था रायपुर में, और छत्तीसगढ़ में अब काफी एग्रीकल्चर कॉलेज हो गए हैं। और इस तरह से पता चल रहा है कि युवाओं में कहना चाहूंगी मैं कि लड़कों के साथ साथ अब लड़कियों का इसकी पढ़ाई में भी रुझान बढ़ रहा है और कार्य में भी रुझान बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है अब युवाओं को। तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो युवा है वो हिंदुस्तान में, और मुख्य रूप से अभी छत्तीसगढ़ और गुजरात की बात करें तो यहाँ की खेती को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और रिसर्च वर्क भी काफी अच्छा कर रहा है। लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, जिंदगी में उमंग भरे लोकगीत नृत्य के धुन, लोकगीत नृत्य देखे मल्ला मिले बड़ा सुकून। मांदर नृत्य मन लागो जब भाते हैं, ददरिया गीत प्रेम रस बरसाते हैं। सरगुजिया कर्मा के उड़ते हवा सो, सुआ डंडा राउत नाचा मन मोहे तो। लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, भाग गीत सोहर मड़ई भड़ौनी के धुन, भरथरी के गाथाला मन लगा के सुन। छत्तीसगढ़ के गुड़तुर भाखा मन ला मोहत है, गांव शहर के कलाकार बाजारों जी संजोवत है। छत्तीसगढ़ के लोक विधा के चर्चा गली खोर, दूरदर्शन छत्तीसगढ़ छागे चाहूं और। लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में, लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। Namaste, I'm Dr. Guleria. I know that many of you have some questions as far as the vaccine is concerned, and let's try and address some of them. In the initial phase, COVID-19 vaccine will be provided to priority groups, and these include healthcare workers, frontline workers. Those above the age of 50 may also get vaccinated early depending upon the availability of vaccine. The eligible beneficiaries will be informed through the registered mobile number regarding the health facility where the vaccine will be provided and the scheduled time for the same. This will be done to avoid any inconvenience in registration and vaccination of beneficiaries. No, I don't think that would be right. Registration of beneficiary is mandatory for vaccination of COVID-19. Only after registration, the information on the session site to visit and time will be shared with the beneficiary. So any one of the documents that I am going to be mentioning with photo may be produced at the time of registration, and these include Aadhaar card, voter ID, driving license, PAN card, service identity card issued by employees of central, state government, public limited companies, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the Manrega job card, a passport, smart card issued by RGI under NPR, pension documents, official identity card issued to MPs, MLAs, MLCs, passbooks issued by banks, post office, health insurance smart card issued under the scheme of Ministry of Labour. Any of these documents can be produced with your photo at the time of registration. The photo ID produced at the time of registration must be produced and verified at the time of vaccination. Photo ID is a must for both registration and verification of beneficiary at session site to ensure that the intended person is vaccinated. Following online registration, beneficiary will receive SMS on their registered mobile number on the due date, place and time of vaccination. Yes, on getting due dose of COVID-19 vaccine, the beneficiary will receive SMS on their registered mobile number
after all doses of vaccines are administered, a QR code based certificate will also be sent to the registered mobile number of the beneficiary. Yes, I would request that you take some rest for at least half an hour after taking the COVID-19 vaccine. And if you have any symptoms, any discomfort, please inform the nearest authorities, the ANM, the ASHA workers, so that they can attend to you if there is any problem that you have. Remember to continue following key COVID appropriate behaviors like wearing of masks, maintaining hand sanitization and physical distancing, that is 6 feet or 2 गज की दूरी. नम्रता जी, आप हमारे दर्शकों को आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, जब से हमारे देश में विश्व के साथ साथ महामारी आई है जी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात जो की है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश का जो युवा है वही आज के समय हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा सकता है जी। वो अपनी शिक्षा का प्रयोग और टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे और आत्मनिर्भरता की तरफ, चाहे वो उत्पादन हो, प्रसंस्करण हो, मशीनीकरण हो, खेती से संबंधित हो या खेती से जुड़े क्षेत्र हो, इसमें हमारा देश का युवा जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे देश को आत्मनिर्भर बनाने पे मदद कर सकता है। ज़रूरत है कि हमारा देश में जो सिस्टम काम करता है वो हमारे युवाओं को अच्छे कार्य का माहौल प्रदान करे, किसानों को एक अच्छे माहौल प्रदान करे। जो हमको आज किसी कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो हमें साधनों की ज़रूरत है, उसमें हमारे देश पे काफ़ी अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम होगा तो निश्चित तौर पे हम एक भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर आगे बढ़ाने के तरह कार्य कर सकते हैं। जी। और हमारी देश की जो सरकारें हों, चाहे राज्य सरकारें हों और देश की सरकार हो, इसमें निश्चित रूप से मदद करेंगी। जी। और जैसे मैं इतने समय से मशरूम की खेती कर रही हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे अपने कार्य के दौरान ये महसूस हुआ है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। जी मैडम, इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप संदेश दे रही हैं, तो आप हमारी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत देश की कृषि में महिलाओं का योगदान हमेशा से सबसे ज़्यादा सराहनीय रहा है। जी। चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे प्रसंस्करण से। तो महिलाओं के योगदान के बिना कृषि कार्य संपन्न हो नहीं सकता है। तो महिलाएं भी शिक्षित हों, समर्थ हों, आर्थिक रूप से संबल हों और निश्चित तौर से इसमें आगे बढ़ें। और जिस तरह से मैंने एक प्रयास किया, तो मैं चाहूँगी कि कृषि कार्य में निश्चित तौर पे महिलाएं आत्मनिर्भर बने और देश को भी आत्मनिर्भर बनाएं। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया नम्रता जी। अगला मेरा आपसे सवाल यह है कि गुजरात प्रांत की मैं एक प्रमुख फसल के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके लिए गुजरात प्रसिद्ध है। जी, हमने पहले भी इस पे चर्चा की कि जो हम बचपन से जान रहे हैं कि पहले फल्ली का तेल खाया जाता था। जी। तो मूंगफली का उत्पादन, चाहे हम मूंगफली को अलग अलग रूप में खाएं और काफ़ी पौष्टिक चीज़ है। मूंगफली के लिए जो हमारा गुजरात प्रदेश है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। जी। मुख्य फसल वहाँ की मूंगफली है और इसके बाद कपास का उत्पादन भी काफ़ी है वहाँ पर। जी। तो हर प्रकार से तिलहन के लिए गुजरात बहुत प्रसिद्ध है। जी। नम्रता जी, आपका रुझान खेती की ओर है, तो इससे हटकर आप और क्या अलग करना चाहती हैं? जी, देखिए, खेती जो हमारे देश में हो रही है उसमें और ज़्यादा उसकी कार्य प्रणाली को सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है। जी। तो मेरी इच्छा ये है कि जब प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, उस समय से उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जी। और उसका रुझान देखा जाए कि हम उसकी शिक्षा को किस दिशा में ले जाएं ताकि वो अपना जब करियर बनाता है अगर कृषि संबंधित क्षेत्र में, तो उसका ज्ञान पढ़ाई करते निकलते होना चाहिए, उसके जीवन का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश के बच्चों को हम इस दिशा में ले जाएं कि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित काम करना चाहते हैं वो आगे आएँ, हम उनकी मदद करें स्किल डेवलपमेंट में विशेष रूप से, या हम उसको आजकल एग्रीप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, जिसे उद्यमिता कहा जाता है। इसमें मैं चाहती हूँ कि हम अपने देश के बच्चों की और युवाओं की पूरी मदद करें। इस क्षेत्र में जो भी हो सकेगा तो मैं करना चाहती हूँ। मैडम,
मैं जानना चाहूँगी कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मशरूम की खेती की प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी से मिली। जी जी वो मुझे बचपन से बताते थे कि मशरूम खाना जरूर चाहिए, वो बहुत पौष्टिक होता है, जी जी। उसमें प्रोटीन बहुत होता है। तो प्रेरणा तो घर से मिली और मशरूम से मिली। हाँ जी। कि मशरूम मुझे खाने में बहुत पसंद थे। जी। और मैं चूंकि छत्तीसगढ़ की वासी हूँ, तो छत्तीसगढ़ की मेरी जो प्यारी जनता है वो बचपन से देख रही हूँ कि मशरूम बहुत शौक से खाती है, जी। प्राकृतिक भी। तो जब मुझे ये ज्ञात हुआ उद्यमिता एक कार्यक्रम के दौरान कि मशरूम की खेती अब छत्तीसगढ़ में या हमारे देश में होने लगी है, तो हम लोग फिर इस काम को धीरे धीरे छोटे पैमाने पे शुरू किए, मशरूम का बीज बनाना शुरू किए और निरंतर मेरा काम ही मेरी प्रेरणा बनता चला गया। जी जी जी। मैडम, महिलाओं को किस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त हुए इससे? मशरूम की खेती जो है वो बहुत ही अच्छी खेती है, जिसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं और घर के अंदर रहने का काम है। ये इंडोर फार्मिंग है, जी जी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं हम इसे। जी। तो संरक्षित खेती होने के कारण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है। महिलाएं अपने घर पे रह के छोटे पैमाने पे या फिर बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन कर सकती हैं, इसका मार्केटिंग भी कर सकती हैं वो, जी, जी। और इसका प्रसंस्करण भी कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। मैंने गुजरात में भी देखा है, देश के और अन्य राज्यों में देखा है, और हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं तो बहुत ही अच्छा काम समूह बना के या स्वयं के रूप में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मशरूम की खेती की कमाई से वो अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। मैडम, मशरूम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलता है? बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। आज जब से हम महामारी के युग में हैं 1-1.5 साल से, तो मशरूम की डिमांड, खाने की डिमांड, उत्पादन की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये पौष्टिक होने के साथ साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है। तो इस प्रकार से जो धान की खेती हमारे यहाँ होती है, जितना धान निकलता है उतना ही पैरा निकलता है। इस पैरे पे ही हमको खेती करना है, और पैरे को किसी भी प्रकार से हम खेत में या कहीं जला के बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी सीख के इसकी खेती करें। अच्छा जी। देखिए मैडम, देखते देखते वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे कार्यक्रम की पाबंदियों को देखते हुए हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो मैडम, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और दर्शकों मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।